नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीजेपी के सक्सेशन प्लान के कारण अमित शाह वर्सेस योगी जो लड़ाई चल रही थी लोकसभा चुनाव को यूपी में गोड़ दिया गया। अब अंदर की बात हम लोग करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, 4 जून के पहले क्या हुआ, 4 जून के बाद क्या घटनाएं हुई, और अभी देखा जा रहा है कि योगी जी फुल फॉर्म में आ गए हैं। वो ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो पहले अंदरूनी सर्कल्स की अगर बात करें तो उम्मीद नहीं की जाती थी। सब कुछ दिल्ली से तय किया जाता था। 4 जून को हम लोगों ने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि 4 जून को अगर फुल मेजॉरिटी में आती है तब तो अमित शाह हावी हो जाएंगे पूरे पार्टी और पूरे संगठन पे। लेकिन अगर 4 जून को बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो योगी जी फिर पार्टी में धीरे धीरे हावी हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंच से ये बात कही थी कि योगी को हटा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के दरमियान भी एक बार भी किसी ने, पार्टी के किसी संगठन के बड़े नेता ने इस बात को खारिज नहीं किया। तो अंदरूनी से ये लग रहा था कि इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ गड़बड़ झोला चल रही हैं। 4 जून के बाद जब बीजेपी पूर्ण मेजॉरिटी में नहीं आई तो सारे लोगों को दिल्ली बुलाया गया। आप लोगों ने एक फोटो देखी होगी जिसमें योगी जी बड़े परेशान मुद्रा में एकदम मुंह लटकाए हुए बैठे थे। तो ये जस्ट उस मीटिंग के बाद की फोटो है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मिले, सारे नेताओं को बुलाया गया था, योगी जी भी थे और योगी जी पे सारा ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिए। योगी जी ने डांटना शुरू कर दिया और जेपी नड्डा को चुप करा दिया। जेपी नड्डा तो स्टाम्प है, स्टाम्प प्रेसिडेंट थे, अमित शाह जी जो कहते थे उतना ही होता था। तो सारा ठीकरा योगी जी पे फोड़ने की कोशिश किया। योगी जी ने पलट करके जोरदार जवाब दिया। हालांकि नॉर्मली योगी जी इस तरह से जवाब नहीं देते हैं और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जब वो बैठे थे तो काफी उनका चेहरा गिरा हुआ था और आक्रामक। नड्डा जी चुप हो गए जब योगी जी डांटना शुरू किया, तो नड्डा जी चुप हो गए थे, ऐसा पता चला उस मीटिंग में। योगी जी ने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स को दिया ही नहीं गया। उसके बाद योगी जी अपने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। यूपी में बहुत सारे जिले हैं, जैसे अयोध्या है, लखनऊ है, वाराणसी है, वहां का डीएम तक वो अपने हिसाब से नहीं रख पाते। चीफ सेक्रेटरी हैं जो डीएस मिश्रा जी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अमित शाह जी द्वारा भेजे गए थे। उनको चेंज करके उनको एक्सटेंशन देना था, वो गए थे, फोटो भी खिंचाए जा करके अमित शाह जी के साथ, लेकिन उनको एक्सटेंशन योगी जी ने नहीं दिया और उनके करीबी मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बना लिया। अच्छे ताबड़तोड़ आप देख रहे होंगे योगी जी एकदम फुल फॉर्म में सारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, आईएएस अधिकारियों का, आईपीएस अधिकारियों का, अपने हिसाब से वो जिलों को दे रहे हैं। और अभी 10 सीटों पे इलेक्शंस होने हैं, उपचुनाव होंगे। उससे पहले पहले वो बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं और बहुत सारे जो अड़ंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से लगाए जाते थे अब नहीं भी लगाए जा रहे हैं और योगी जी मानने से भी मना कर दे रहे हैं। 35 सीटों का मामला था, कुछ लोग 38 सीट कहते हैं, कुछ लोग 35 सीट जो योगी जी चेंज करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जी ने चेंज नहीं होने दिया और ज्यादातर लोगों को रिपीट किया जो थर्ड टाइम लड़े, और सारे के सारे लोग हार गए। जो दिल्ली के सर्कल से उन्होंने जब बात करना शुरू किया हम लोगों ने, तो पता चला कि उसमें काफी सच्चाई थी, उनकी बातों को नहीं माना गया टिकट देते समय। कई ऐसे मामले पहले हुए थे, जैसे दारा सिंह चौहान जो घोसी उपचुनाव वाला मामला था, उसमें दारा सिंह चौहान को पहले उस सपा से थे, उनको इस्तीफा दिलवाया अमित शाह ने, फिर उन्हीं को लड़ा दिया, जबकि योगी जी उनको नहीं लड़ाना चाहते थे, क्योंकि जनता भी नाराज हो जाएगी ना कि ये ऑलरेडी एमएलए है, फिर छोड़ के बस पार्टी बदल के फिर लड़ने आ रहा। तो वहां पे दूसरे किसी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जी ने दारा सिंह चौहान को फिर लड़ा दिया, वो सीट बुरी तरह से हार गए ये लोग। फिर दारा सिंह चौहान को वो मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, ओम प्रकाश राजभर को भी वो मंत्री नहीं बनाना चाह रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। योगी जी की जब पहली सरकार बनी थी उसमें भी कैबिनेट मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर जी, और हमेशा ऊट पटांग बोलते रहते थे। इस बार भी दबाव में आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को मंत्री नहीं बना रहे थे योगी जी, लेकिन जब ऊपर से दबाव आया, चुनाव के पहले बनाए थे, और फिर वही ड्रामा शुरू हो गया है, राजभर जी का ऊट पटांग बयान आने शुरू हो गए हैं। अभी राजभर जी की पार्टी का एक नीट एग्जाम में भागता फिर रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें योगी जी को, चूंकि योगी जी पूर्वांचल में बहुत लंबे समय से
राजनीति में रह रहे हैं, वो एक एक जिले एक एक एरिया को जानते हैं, तो उनका ये मानना था कि अपने ही जो लीडरशिप है राजभर की उनको उभारा जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको मंच दिया जाए और उनसे इस तरह की चीजें बुलवाई जाए जिससे कि राजभर समाज जो है, जिनकी ज्यादा संख्या है पूर्वांचल में, वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखे। एक बहुत बड़ा और अपडेट है कि जो गुजरात की कंपनियां हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चुनावों में जो सबसे बड़े सहयोगी, सबसे बड़े इन्फ्लुएंस करने वाले और सबसे बड़े फाइनेंसर होते हैं, वो आपके लोकल जो ठेकेदार होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बड़े। 100 करोड़ से ऊपर के जितने ठेके थे, मैं बताया ही था कि वो सब गुजराती कंपनियां आकर के कर रही हैं। हम लोग गए थे आजमगढ़ में, जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो गुजराती कंपनी कर रही है, और कई जो बड़े ठेके हैं वो सब। अयोध्या में जितने काम हुए हैं, आपको देख के लगता तो होगा कि यहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली वो ठेके गुजरात की कंपनियों के थे, यहाँ के लोग एज ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे। तो इससे भी बड़ी भारी नाराजगी थी। और फिर वो जो होता है कि फाइनेंस चुनाव में जो है मिलता है, सारे लोग जानते हैं, और जिस तरह से सहयोग होता है वो सहयोग हो नहीं पा रहा था। योगी जी ने अभी एक्शन लेना शुरू किया है। जो रामपथ वाला मामला था और कुछ और मामले जो आए हैं, उसमें गुजरात की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कंपनियां ब्लैकलिस्ट होंगी। इसका सीधे सीधे मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो सक्सेशन प्लान चल रहा था, अब योगी मानने वाले नहीं है। यूपी में वो अपने मन से ही फैसले लेंगे, और चाहे जो भी रिजल्ट हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट या अमित शाह की बात को मानने वाले नहीं है। ये तो तय है कि मोदी अब लास्ट फेज में चल रहे हैं, तो उनकी जगह पे किसी न किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, और जो सबसे फेमस है पूरे इंडिया में वो योगी जी हैं, लेकिन संगठन पे जो डायरेक्ट कब्जा है वो अमित शाह का है। लेकिन इस चुनाव में मैंने खुद देखा, मेरा जहां घर है वहां पे आरएसएस के लोग आए। पहले आरएसएस के लोग आया करते थे, लेकिन वो चुनाव से संबंधित बात किया करते थे। इतने माइन्यूट छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस माइन्यूट हद तक चले जाते थे कि वो कहते थे कि आप पता लगाओ, जो संगठन के लोग थे उनसे कहते थे कि भाई पता लगाओ कि कितने ऐसे परिवार हैं जो बीजेपी के वोटर हैं और जो बाहर रह रहे हैं, और उनको अगर मदद किया जाए, अगर टिकट दे दिया जाए, कुछ मदद किया जाए, तो वो आकर के बीजेपी को वोट कर देंगे। मैं लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन की बात बता रहा हूँ। तो हर गांव में 10-20 ऐसे परिवार होते थे जो एकदम कंफर्म है कि अगर वो आएंगे तो वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो वो पैसा किसी संगठन से नहीं, आरएसएस के लोग चूंकि जुड़े रहते हैं, तो गांव के, अगल बगल गांव के जो बड़े लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को जिम्मेवारी दे दिया करते थे कि आप फलाने का टिकट करा दीजिए 5 लोगों का, आप फलाने का टिकट करा दीजिए 5 लोगों का, और वो मैनेज हो जाती चीजें। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे बड़ी बड़ी माइन्यूट लेवल कवर करते हैं आरएसएस के लोग। लेकिन इस बार मैंने देखा कि आरएसएस के लोग आते थे, चाय पीते थे, कहते थे चुनाव अच्छा चल रहा है, और बताइए कैसा है, घर वर तो ठीक है आपने कर रखा है, और कुछ नया। हाँ, चुनाव इस बार तो बीजेपी की सरकार बनी रही, बस मतलब कोई जो काम होता है वो बहुत, एक तो आ ही बहुत कम रहे थे, और आ भी रहे थे तो इधर उधर की बातें बस ज्यादातर वो कर रहे थे। उनका इस पे ध्यान ही नहीं था। इलेक्शन को जिस तरह से वो लोग माइन्यूटली मैनेज करते थे, उससे वो बहुत दूर हो गए थे। तो उसको देख करके मुझे लगता है कि आरएसएस का भरपूर सपोर्ट योगी जी को है। आरएसएस ने ही मोदी को भी प्रमोट किया था। उस समय भी आडवाणी जी अभी दावेदार थे, और भी लोग दावेदार थे, लेकिन आरएसएस ने प्रमोट किया। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से नड्डा जी ने बयान दे दिया कि आरएसएस को हमको जरूरत नहीं है, भगवा हमारा झंडा नहीं है, तो उससे आरएसएस काफी नाराज चल रहा था। और आरएसएस को भी ये लगता है कि जो योगी जी और जो अमित शाह जी कर रहे हैं, वो काट रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो वो भीतर भीतर वो चाहते थे कि ये सरकार बने, लेकिन इसी तरह से बने जिस तरह से संख्या कम हो। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार परेशान करने के लिए काफी हैं। इधर विपक्ष भी स्ट्रांग हो गया है, तो उसमें भी जोर शोर से चल रहा है, शोर मचा रहा है। तो अब उनका जो ग्रिप हुआ करता था और जगहों पे, और जो
फैसले लिया करते थे लोग, दबाव बनाया करते थे लोग, अब यूपी जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा नहीं दबाव बना पाएंगे। तो योगी के लिए चीजें आसान हो गई हैं। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि अमित शाह के हाथ में पूरा संगठन है, पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़िए, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट रही है वहां के जितने बड़े ठेके हैं वो भी सारी कंपनियों को दिया गया है गुजरात की। तो वो गुजरात की जो कंपनियां हैं वो सीधे सीधे फाइनेंशियली भी हेल्प करती हैं शाह जी को, शाह जी एंड कंपनी को। ये इन चीजों की कमी है योगी जी में। लेकिन मैं फिर वही है कि आरएसएस और लोग चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर तय हो गया है 4 जून के बाद जिस तरह से रिजल्ट आया है कि योगी जी अब रुकने वाले नहीं हैं। वो अपने फैसले खुद लेंगे, टिकट वितरण में अपना दावेदारी ठोकेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, और वो रुकने वाले नहीं है, वो तेजी से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें एक और थोड़ा सा भी, जब वो अमित शाह जी और बाकी मोदी जी जब ढीले पड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली योगी को डायरेक्ट रास्ता मिल जाएगा, और भी लोग खींचातानी करने के लिए, वहां गडकरी जी हैं, वहां राजनाथ सिंह जी हैं, वहां शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो लोग भी अपने मौके की ताक झांक में, और मौके के अगर नहीं भी मिलता है तो कम से कम वो चाहते हैं कि अमित शाह ना बने, बल्कि उनकी जगह वो भी योगी को ही प्रिफर करेंगे। क्योंकि अमित शाह का जो कार्य करने का पैटर्न रहा है वो बिल्कुल तानाशाही टाइप में रहा है। तो बीजेपी का संगठन भी चाहता है कि योगी ही आए। और देखिए, ये तो हमारा अपना, हम लोगों का अपना व्यू था, देखिए आगे क्या होता है। और फिर हम लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। शुभ रात्रि।